खेमचंद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? खेमचंद जी, आपका ऑडियो इस वक्त सॉरी म्यूट है, आप सॉरी अगर उसे। सॉरी, आई वाज म्यूट। जी जी। हाँ, हम्म। संजय जी ने काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए, लेकिन स्मार्टली वो कुछ चीजों को इग्नोर कर गए। वो जानते हैं कि जब देश की बात आती है तो पूरे देश के लिए डिक्लेयर करते हैं। जैसे कल कैबिनेट के डिसीजन हुए, तो अगले 5 साल तक फ्री राशन की योजना चलेगी पूरे देश के लिए। ये सिर्फ राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने केंद्र इस योजना को लागू किया है और उससे सभी गरीबों को फायदा होने वाला है। और भारत में जो अति गरीबी थी या ज्यादा गरीबी थी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कोई भूखा नहीं सोएगा। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इतनी बड़ी योजना जो विश्व में कहीं भी नहीं चली है, अमीर से अमीर देश भी फूड की गारंटी नहीं दे पा रहा है, वो भारत में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने काम किया है। वैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वुमेन्स के हैं, उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी देने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं। तो वुमेन एम्पावर होंगी, साथ के साथ जो किसान है उनको फायदा होगा, फ्यूचर फार्मिंग इससे डेवलप होगी। तो ये सारी योजनाएं पूरे देश में लागू हो रही हैं। हम्म। अब रही बात लोकलाइज, जब हम लोकल इलेक्शन में जाते हैं तो लोकल मुद्दे होते हैं, लोकल हमारा मैनिफेस्टो होता है। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते अपनी बातें रखते हैं, तो वो लोकल यूनिट की बातें रखते हैं। जो लोकल यूनिट की बातें रखते हैं, तो ऑब्वियसली हम राजस्थान अलग, सरकार एक अलग यूनिट है, तो राजस्थान की अपनी जरूरत है, राजस्थान के अलग मुद्दे हैं, राजस्थान के अपने रिसोर्स। तो राजस्थान के रिसोर्सेज के अनुसार, राजस्थान की प्लानिंग के अनुसार, राजस्थान के रोड मैप के अनुसार हमने प्रॉमिस किया कि हम 400 रुपए में सिलेंडर देंगे, क्योंकि हमारा वो रोड मैप है। हमने ये पूरा प्लान बनाया हुआ है कि किस तरीके से रिसोर्स मोबिलाइज करेंगे और 400 रुपए में हम सिलेंडर देंगे। रही बात पूरे देश में, पूरे देश में हमने सब्सिडी दी है, सिलेंडर का रेट कम किया है। पूरे देश में हम लोग होली नहीं, दिवाली लेकिन फ्री में खेमचंद सिलेंडर जी, दे रहे एक हैं, और बात तो जनधन सच है अकाउंट ना कि होल्डर को हम दक्षिण पैसा में जो दे रहे पकड़ हैं। है वो बीजेपी पूरी तरीके से नहीं बना पा रही है। कम से कम कांग्रेस के लिए कर्नाटक की जीत के साथ एक आस तो उठी है। नहीं देखिए, ये जीत हार चलती रहती है, ऐसा नहीं कि कर्नाटक में हम पहली बार हारे हैं या पहली बार जीते हैं। अब मैं लेकिन इतना आपको विश्वास के साथ बता देना चाहता हूँ कि लोकसभा इलेक्शन में पुनः हम लास्ट टाइम की परफॉर्मेंस रिपीट करने वाले हैं, बल्कि उससे बेटर करने वाले हैं कर्नाटक में। और तेलंगाना में हमारे एक एमएलए थे, लेकिन हमारे 4 एमपी जीते। वैसे ही लोकसभा में भी तेलंगाना में हमारी जो एमपी की संख्या वो बढ़ेगी, और विधानसभा में हमारे एमएलए की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और चलिए। हम वहां पे एक इस तरीके के डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि हमारे बगैर वहां पे सरकार चलना मुश्किल होगी। अंशुमन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, लेकिन उससे पहले नीति जी आपके पास आते हुए, एक रणनीति के तहत बीजेपी काम करती रही है। अब जब पूरा मामला तेलंगाना का हुआ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे वहां पर भुनाने की कोशिश की गई है और की जा रही है बीजेपी की तरफ से। लेकिन क्या आपको लगता है क्या काम आएगा? क्योंकि 12% मुसलमान वहां पर हैं तेलंगाना के अंदर। अगर 12% मुस्लिम अगर वहां पर हैं तो बीजेपी की क्या ये स्ट्रैटेजी काम आएगी? क्योंकि अभी सिर्फ ये विधानसभा चुनाव नहीं है, 2024 का लोकसभा चुनाव है। देखिए शिखा जी, सबसे पहली बात है कि हर जगह एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है, लेकिन राजनीति में सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल जैसी कोई संज्ञा वास्तविक रूप में नहीं होती है। हमने पिछले इलेक्शंस में भी देखा कि कैसे लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में एक ह्यूज डिफरेंस हमने देखा। हर चुनाव फाइनल होता है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, निगम के लेवल का हो, विधानसभा के लेवल का हो, लोकसभा के लेवल का हो। तेलंगाना में विशेष रूप से जब से राज्य बना है तो केसीआर की बीआरएस जो है उसने हमेशा लीड ली है। रीजनल पार्टी का वहाँ पे स्टेक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नेशनल पार्टीज, वो प्रत्यक्ष दिख रहा है। और जहाँ तक मुस्लिम वोट की बात है तो मुस्लिम वोट के साथ साथ एससी एसटी वोटों का भी बहुत बड़ा स्टेक तेलंगाना में है। 31 से 32 सीटों में एससी एसटी सीट्स हैं जहाँ पे केसीआर का पकड़ बहुत अच्छी है। वहीं 40 सीटों के ऊपर तकरीबन आप देखिए कि मुस्लिम वोटों का बहुत दावादार है। और ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमएम, आप देखेंगे कैसे कि 8 सीटों में वो लड़े और 7 सीटों में हैदराबाद में एक प्रकार से, क्योंकि वहाँ पे 50% आबादी मुस्लिम वोटर्स की है। तो तेलंगाना की अगर गणित को समझना है तो वहाँ के मुस्लिम और एससी एसटी वोटों के प्रति किन्होंने कितनी सेवाएं दी हैं वो बहुत मूल रूप से जमीनी स्तर पे इस आधार बनेंगी कि इन चुनावों में स्थिति क्या रहेगी। इस समय बहुत अच्छी फाइट, ये तीन एक हम बोल सकते हैं कि एक ट्रायंगुलर फाइट है। केसीआर के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी उतरी है। बीजेपी निश्चित रूप से 20% वोट शेयर उसका पिछले एमपी के इलेक्शंस में आया था, और अब उसका पूरा केंद्र यही रहेगा कि कैसे हम अपना वोट शेयर बढ़ाएं। लेकिन बढ़ाएं कैसे? काम के ऊपर बढ़ाएं। मुस्लिम बहनों को जो 3 तलाक से आज़ादी दी है, या उनको एक प्रकार से हज यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी के अंतराल में आप देखिए कि किस प्रकार से कि जो ध्रुवीकरण आगे होता था, मुस्लिम जो महिलाएं हैं
उनको बहुत अच्छे तरीके से सुविधाएं देकर, चाहे हज यात्रा, चाहे उनको एक अभिशाप से बाहर निकालना, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी हो सकती है। क्योंकि बीजेपी हर चुनाव में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से मोदी जी, योगी जी, अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी, वो पूर्ण रूप से अपनी पूरी ताकत झोंक कर हर राज्य तेलंगाना में, दक्षिण राज्यों में, सवाल मेरा ये है कि दक्षिण राज्यों में जो पकड़ है बीजेपी की, अब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सेमीफाइनल इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे पहले भी जब लोकसभा के चुनाव हुए और उससे पहले जब विधानसभा कई राज्यों में चुनाव हुए तो नतीजे बिल्कुल उलट थे। तो फिर आखिर दक्षिण को पकड़ने में बीजेपी कहाँ मात खा रही है? वही मैं, शिखा जी आप देखिए ना, आप एमएलए की जब चुनाव आए थे, विधानसभा में 1 सीट आई थी, वहीं एमपी के चुनाव में 4 इन्होंने अपने पार्लियामेंट्री सीट्स को विन किया। धीरे धीरे ग्राफ बढ़ रहा है और जनता काम देख रही है। इस पूरे समय में, कोविड में, जिस प्रकार से मेरे ख्याल से देश में कोई भी भूखमरी से नहीं मरा है। अनाज का वितरण है, या जल की सुविधा है, या प्रधानमंत्री आवास योजना है, या आयुष्मान कार्ड है, और उसके ऊपर जो महिलाओं को एक प्रकार से शौचालय देकर, उज्ज्वला योजना देकर, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आईटी एक बहुत बड़ा हब है। तेलंगाना साउथ पूरा एक प्रकार से आईटी इंडस्ट्री में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ग्रो कर रहा है, और उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर बीजेपी के गवर्नेंस के टाइम में उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। हालांकि केसीआर ने एक बहुत बड़ा दाव खेला है कि अलग से मुस्लिम आईटी पार्क बनाने की उन्होंने घोषणा करी है। इस प्रकार से वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित करने का काम जरूर किया जा रहा है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो ओवरऑल डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी के अंदर भी बीजेपी की तरफ से, वो जो तेलंगाना बीजेपी की रणनीति तो आप बता रही हैं नीति जी। अंशुमन जी से जान लेते हैं। अंशुमन जी, कितना भरोसा है आपको इस बार के चुनाव को लेकर? और मैं 2024 का भी रिएक्शन आपसे अभी ले लेती हूँ, क्योंकि कांग्रेस जो है वो कम से कम दक्षिण के एरिया में इस वक्त खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन कर रही है। शिखा जी, मैं अभी नीति जी को सुन रहा था और उससे पहले भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, तो मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि भाजपा के प्रवक्ता ने बोलते बोलते वोटिंग शुरू हुई है उससे पहले ही हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने जिस तरीके से बात कही कि हम वोट शेयर बढ़ाने के लिए, 2024 में सीट बढ़ाने के लिए, पिछली बार के मुकाबले सीट बढ़ाने के लिए, और जिस तरीके की बातें, वो किसी को भी समझ में आ सकता है कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। तो ये एक अच्छी पहल है उनकी कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि वो कहीं भी इस मुकाबले में नहीं है। फिर मैं नीति जी को सुन रहा था, मुझे पता नहीं नीति जी किस तेलंगाना की बात कर रही है। तेलंगाना में जीत के लिए लड़ रही है। प्लीज डू नॉट, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में खाता खोलने के लिए लड़ रही है। आप अपने समझ को दुरुस्त करें। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में खाता खोलने को लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में, हेमचंद जी, मैंने आपको बीच में नहीं रोका था, मेरी बात सुन लें पहले। आप अपनी बात करें, मेरी बात सुन लें हेमचंद जी। चलिए हेमचंद जी, पहले आयुष्मान का रिएक्शन। तो सही रिजल्ट आएंगे। बूथ के लोगों के लिए आपकी अपील? बूथ के लोगों के लिए मैं यही करूंगा कि बूथ में रहे, जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलाएं और लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। मोहम्मद अजहरुद्दीन को आप सुन रहे थे, पूर्व क्रिकेटर हैं अजहरुद्दीन, और यहाँ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने जनता से अपील किया कि आप भी अपने वोट की कास्टिंग जरूर करें। अंशुमन, अब आपके पास आते हुए, अंशुमन आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने आपसे सवाल ये किया कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है और कांग्रेस की स्थिति सबसे पहले तेलंगाना में आप क्या देख रहे हैं, और 2024 आपके नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में 2024 की स्थिति क्या है? लेकिन सबसे पहले तेलंगाना पे आप बात कीजिए। तेलंगाना में शिखा जी, मैं आपको बताऊं, तेलंगाना में पिछले 3 महीने से तेलंगाना में हूं और तेलंगाना को पूरा घूम रहा हूं। तेलंगाना में मुकाबला बीआरएस और जनता के बीच है और कांग्रेस पार्टी यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। तेलंगाना में जितनी बड़ी जीत कांग्रेस दर्ज करने जा रही है, वो आज किसी भी पोल, ओपिनियन पोल से बड़ी जीत तेलंगाना में 3 तारीख को, रविवार को, कांग्रेस पार्टी दर्ज करेगी। क्योंकि जो मुझे यहाँ पे लगा, जो मुझे यहाँ घूमकर लगा कि तेलंगाना वन साइडेड ये मन बना चुका है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को मौका देना है। बीआरएस के कुशासन से 10 साल के उसे मुक्ति चाहिए। बीजेपी यहाँ कोई फैक्टर नहीं है। और मैं आपको बता रहा था कि बीजेपी पहले तो यहाँ खाता खोलने के लिए रुकी है, लड़ रही है। दूसरा, बीजेपी की पूरी यहाँ की यूनिट केसीआर को दोबारा लाने के लिए, केसीआर के कुशासन को, केसीआर एमआईएम के कुशासन को दोबारा लाने के लिए यहाँ पे पूरा काम कर रही थी। उन्होंने कविता को अरेस्ट नहीं किया ताकि बीआरएस की ऑप्टिक्स ना खराब हो जाए। उन्होंने बीआरएस के करप्शन पे, आप देखो पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष के नेताओं को
ईडी की, सीबीआई की, सबकी नोटिस आईटी की प्रतिदिन मिलती है। केसीआर को कितनी बार मिली? कालेश्वरम में 1 लाख करोड़ से बड़ा घोटाला है शिखा जी। चलिए यहाँ घोटालों पे पर लिकर बात करेंगे घोटाला अंशुमन, लेकिन दिल्ली के एक लिकर एक घोटाला अंशुमन से बड़े एक बड़ी जानकारी मिल रही है, एक बार रुक करते हुए तेलंगाना से एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कामारेड्डी विधानसभा सीट पर मतदान रोका गया है। ये एक बड़ी जानकारी, ईवीएम खराब होने से आधा घंटा ये मतदान रोका गया है। बूथ नंबर 253 पर आधा घंटा मतदान रोका गया। हमारे साथ मोहम्मद अमीन, पूर्व संयुक्त चुनाव आयुक्त यहाँ पे मौजूद है। अमीन जी, आपका रुख करते हुए, जब ऐसी स्थिति होती है तो फिर लगभग कितना वक्त लगता है उसे वापस रिवर्स करने में? कामारेड्डी के जो विधानसभा है उसमें ईवीएम खराब हुई है। आप लोग जनता को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं मैं कि इलेक्शन कमीशन जो समय देता है चुनाव के लिए, वो सुबह से शाम तक जो भी समय है पूरा समय दिया जाएगा। और जहां तक ये सवाल है ये मशीनें हमारी रिप्लेस होती हैं, मशीनें ठीक नहीं की जाती हैं। और हमारे पोलिंग ऑफिसर को पूरी पावर है कि जब ये मशीनें खराब होती हैं तो सेक्टर मजिस्ट्रेट आके इमीडिएटली उसको चेंज कर देते हैं, जो भी देरी लगती है उसमें चेंज करने में। और अफसर के पास एक डायरी होती है जो नहीं मोहम्मद अमीन जी, मतलब कितना और वक्त लग जाएगा इसे चेंज करने में? सॉरी सर, आपकी आवाज थोड़ी डिस्कनेक्ट भी हो रही है, तो अभी लगभग कितना समय लग जाएगा इसके रिप्लेसमेंट पे? नहीं, हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट आ ही रहा होगा, ऑन द वे होगा या वहां पर पहुंच चुका होगा। ये बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाएगी मशीन। इसमें किसी तरह का परेशान नहीं होना है हमारे वोटर्स को, और उनको पूरा समय दिया जाएगा। तो आगे इस मतदान को बढ़ा दिया जाएगा जब तक वो हमारे वोटर उसके इंक्लोजर में आ जाते हैं, तो चाहे रात हो जाए उनको मतदान देने को रखा जाता है। यानी तैयारियां जो है वो मोहम्मद अमीन वो वहां पर पूरी है। ठीक है, आप सब हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में और इस रण में 119 सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं। 3 तारीख को नतीजे घोषित हो जाएंगे। लेकिन आप भारत 24 पर ये वहां कवरेज देख रहे हैं, पल पल की तस्वीरें, और साथ ही हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल मौजूद है। हम यहाँ विश्लेषण करेंगे कि कौन से वो मुद्दे रहे चुनावी जो बीआरएस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर AIMIM हो, उसे जीत के वर्ज तक लेकर के पहुंचेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप सब बने रहिएगा क्योंकि महा कवरेज भारत 24 पर आज दिन भर जारी है।